नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। विष्णु ने सोचा था कि माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह गंभीरता से सोचेगी तो अवश्य ही उन्हें पछतावा होगा। उस दिन तो वह भावोवेश में इतना सब कुछ कह गई थी। आखिर वह उनका एकलौता बेटा था। उसके सिवाय उनका इस संसार में है ही कौन। एक दिन वह उसे जरूर माफ कर देगी। तब उन्हें भी महसूस होगा कि मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर ही लिया था। इसीलिए शनिवार के दिन सुबह सुबह ही उसने ड्राइवर को कार लेकर माँ को बुलाने रोशनपुर भेज दिया था। इसी रविवार को राजकुमारी शिल्पी से उसकी शादी होने वाली थी, पर बेचारा ड्राइवर भी निराश होकर लौट गया था। उसने प्रभावती से बहुत अनुरोध किया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने उससे विनती करते हुए कहा था, पर माँ जी, ये भी तो सोचिए कि विष्णु जी आपके एकलौते बेटे हैं। कल उनकी शादी है, आप नहीं जाओगे तो उन्हें कितनी निराशा होगी। प्रभावती ने कहा, ड्राइवर साहब, मेरा बेटा तो मर गया है। अगर वो मेरा बेटा होता तो इस समय राजा साहब के तल में नहीं चाट रहा होता। तब विष्णु से जाकर कह देना कि मैं मर जाऊँ तो भी वह मेरी अर्थी को कंधा लगाने नहीं आए। माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हो, ऐसा भी कभी होता है? ड्राइवर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। इसकी बात सुनकर प्रभावती अचानक घर की चौखट से बाहर निकल आई और मोहल्लों वालों को इंगित करके बोली, सुन लीजिए आप सब लोग, आज से विष्णु मेरा बेटा नहीं है, वह मेरे लिए मर गया है। अगर मैं मर जाऊँ तो आप लोग उसे मेरे शरीर को हाथ भी मत लगाने देना। धक्के मारकर उसे इस मोहल्लों से निकाल देना। इस विधवा ने आप सबकी हमेशा सेवा की है। आप लोग को इसका दाह संस्कार भी कर देना, इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सब लोग स्तब्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। ड्राइवर लालजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह कुछ क्षण वही किरकिरते मुझ में सा खड़ा रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, तो फिर मैं जाऊँ माँ जी? हाँ बेटा, तू जाकर वही कहना जो मैंने तुझसे कहा है। ये कहकर वो फिर वह खड़ी नहीं रही। घर के भीतर घुसकर इन्होंने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। धीरे धीरे भीड़ छट गई। माँ के न आने से विष्णु को निराशा तो हुई, बहुत हुई, पर उससे अपना इरादा नहीं बदला। अब इरादा बदलने उसके लिए संभव भी नहीं था। वह बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। दूसरे ही दिन उनकी शादी थी। सब तैयारियां हो गई थी। राजा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिर उनके पास कमी किस चीज की थी? केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री थे। शादी में न जाने कितने विधायक, सांसद, मंत्री आदि शिल्पी और विष्णु को आशीर्वाद देने आए थे। शहर के सभी बड़े बड़े अफसर, बिजनेसमैन इस शादी में शरीफ हुए। पूरा सरकारी अमला शादी की व्यवस्था करने में जुटा था। दूसरे दिन इस शाही शादी की खबर प्रमुख अखबार में भी छपी थी। उस दिन अचानक ही नूतन शंकर के सामने पड़ गई थी। वैसे तो वह हमेशा शंकर के आते ही अंदर के कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उसे ये सोचकर बहुत ही ग्लानि होती कि जो शंकर आज इस मुसीबत में उसके परिवार का इतना साथ दे रहा है, उसी को एक दिन प्रेम निवेदन करके पर उसने गुस्से में जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया था। इसके बाद वह कई दिनों तक ये सोचकर डरती रहती थी कि किसी न किसी दिन शंकर उससे अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। पर उस दिन के बाद से शंकर ने उसे कभी नहीं छेड़ा था। उसके घर आने भी छोड़ दिया। शायद उसे इस तरह अपना प्रेम निवेदन ठुकरा देने से बहुत दुख हुआ था। शंकर उस दिन उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गया था। वह दूसरे दिन ही डॉक्टर गीतेश को लेकर प्रकाश नारायण सर के घर गया। उसका ऐसा अपनत्व देखकर नूतन शर्म से गड़ी जा रही थी। शंकर ने कहा, गीतेश दीदी, जरा देखिए तो 15 ही दिनों में नूतन का एक क्या हाल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं रहा है। आप जरा इनको ठीक से चेकअप करिए। कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर गीतेश ने नूतन का अच्छी तरह से परीक्षण किया। फिर बोली, बेटी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो।
तुम्हारे शरीर में एक नन्ही सी जान पड़ रही है, तुम्हें उसको भी तो ख्याल रखना चाहिए। मैं डाइट चार्ट देती हूँ, उसी के अनुसार आज से खुराक लेना शुरू करो। तारा देवी बोली, यही तो दिक्कत है डॉक्टर साहब, ये सारे दिन कुछ खाती पीती ही नहीं है, बच्चे के साथ ही खुद को भी मारने पर तुली है। गीतेश बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, अब जो हो गया उसी का अफसोस करते रहने से ये जिंदगी कैसी चलेगी। हाँ, अगर तुम ये बच्चा नहीं चाहती हो तो अभी समय है, अबॉर्शन हो सकता है। तारा देवी बोली, यही तो मैं भी चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा की किसी तरह से इसे इस परेशानी से निजात मिल जाए। अभी तो लोग कैस ही लगा रहे, जैसे जैसे दिन बीतेंगे छिपाना मुश्किल हो जाएगा। गीतेश बोली, ठीक है आंटी जी, तब आप 1-2 दिन में ही शहर निकल जाइए, वहाँ मेरी एक परिचित डॉक्टर है, मैं उनका नाम चिट्ठी लिख दूंगी, सारा काम बहुत आराम से हो जाएगा, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगेगी। यहाँ तो आप जानते हैं कि बात आपकी तरफ फैलती है, नहीं तो मैं खुद ही कर देती, दूसरी जगह ही ठीक रहेगा। आपका बहुत बहुत एहसान होगा। किसी को बताएगा मत कि नूतन प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन होने के बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा, कुछ समय बाद लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप फिक्र न करें आंटी जी, मेरे पेशे में वैसे भी हर एक मरीज का बात गोपनीय रख जाती है। नूतन तो मेरी छोटी बहन जैसी है, पर आप जल्दी ही शहर निकल जाए, एक बार सब ठीक हो जाए तो नूतन पूरी निश्चिंता से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। डॉक्टर गीतेश ने कहा और अपना बैग लिए बरामदे में आ गए। उनका बैग अपने हाथ में लेते हुए शंकर बोला, गीतेश दीदी, सब ठीक तो है, कोई खास बात तो नहीं? हाँ, सब ठीक है शंकर भैया, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस नूतन को समय से अच्छी खुराक मिलनी चाहिए। इसने तो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया है। फिर भी मैं ताकत की कुछ दवाई लिख रही हूँ, इन्हें भी साथ में देते रहना। गीतेश शंकर से असली बात छिपा गई। इस सब कुछ शंकर को बताना ठीक भी नहीं था, वह इस घर से बाहर का आदमी था। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आज से मैं नूतन के खाने पीने ध्यान रखूंगा। शंकर ने राहत की सांस लेते हुए कहा और जेब से निकालकर गीतेश की फीस देने लगा। गीतेश ने बहुत मना किया पर वह न माना। गीतेश ने हंसते हुए कहा, चेयरमैन साहब, मेरी क्लिनिक के सामने वाली रोड जरा ठीक करवा देते तो आपका बहुत एहसान होता। बरसात में वहाँ बहुत पानी भर जाता है, मरीजों को आने में बहुत दिक्कत होती है। शंकर ने भी हंसकर कहा, गीतेश दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, बरसात से पहले ही वह पूरी रोड ही दोबारा बन जाएगी। इस बार बरसात में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वह उन्हें अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर उनकी क्लिनिक पर छोड़ाया। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में नूतन की दवाइयाँ थी और फलों की थैलियाँ थी। तारा देवी ने प्रकाश नारायण को ये बात कही तो उन्होंने भी दूसरे शहर में ही जाकर नूतन का अबॉर्शन कराना ठीक समझा। एक दिन जाकर उन्होंने डॉक्टर गीतेश से शहर की डॉक्टर के लिए चिट्ठी भी लिखवा ली। नूतन समझ नहीं पा रही थी कि उसका भविष्य क्या होगा। वह दिन रात घर पर पड़ी पड़ी मन ही मन विष्णु को कोसती रहती, जिसके कारण आज उसके सारे परिवार की शहर भर में हंसी उठ रही थी। बेचारे प्रकाश नारायण सर का तो घर से बाहर निकलना तक दूरभर हो गया था। वह किसी तरह मुंह झुकाए कॉलेज जाते और दिन भर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते। उन्हें लगता जैसे शहर का हर एक व्यक्ति उनकी तरफ इशारा करते कुछ कह रहा है। उनके कॉलेज के सहकर्मी तक जैसे उनका मजाक उड़ा रहे। उस दिन शायद अमावस्या थी, एकदम अंधेरी काली रात थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। जाने क्यों आज नूतन का मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा था। वो सोच रही थी कि अब उसकी जिंदगी में रखा ही क्या है।
ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही ठीक है। ऐसा विचार आते ही वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसने धीरे से मुख्य दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकल गई। घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी पता न चल सका। सब वैसे ही गहरी नींद में सोते रहे। सारे मोहल्लों में धूप अंधेरा पसरा रहा। हर रात की तरह आज भी रोशनपुर में लाइट नहीं थी। हाथों को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने राहत की सांस ली। आज वह इस जिल्लत भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहती थी। वह मन ही मन कुछ निर्णय करके तेजी से स्टेशन की तरफ पट गई। रात के 2 बजे वाले थे। इस समय एक एक्सप्रेस ट्रेन रोशनपुर से होती हुई गुजरती थी। वह स्टेशन से थोड़े आगे जाकर रेल की पटरी पर जाकर बैठ गई। कहीं दूर से ट्रेन की आने की आवाज आ रही थी। रेल की पटरियां बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने सोचा कि बस कुछ देर और फिर इस जिल्लत भरी जिंदगी से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज बहुत तेज हो गई थी। जैसे ही उसे लगा कि अब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने ही वाली है, तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और दूसरी ही क्षण ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। यदि क्षणांश भी देरी हो जाती तो इस समय नूतन का क्षत विक्षत लाश में परिवर्तित हो गई होती। जब तक ट्रेन निकल नहीं गई, शंकर मजबूती से उसे पकड़ रहा। वह बहुत छटपटाई पर शंकर की पकड़ से खुद को छुटा नहीं पाई। ट्रेन निकल जाने के बाद शंकर ने उसे छोड़ दिया और खुद पटरी पर बैठ कर हाफने लगा। नूतन भी वह लड़खड़ाकर उसके पास बैठ गई। अब उसे न तो ना मार पाने का अफसोस था और न ही जिंदा रह जाने की खुशी। नूतन, हाँ शंकर, मरना चाहती हो तुम? हाँ शंकर, काश मर जाती। क्यों? अब मेरे लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं गर्भवती हूँ, कलंकित हूँ, इस समाज के लिए जीने योग्य नहीं हूँ। मुझे सब मालूम है नूतन, पर इसमें तुम्हारा क्या दोष? फिर तुम मर कर भी तो इस समाज का मुंह बंद नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूं शंकर? जीवो किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए? हाँ नूतन, जिससे तुमने प्रेम किया था वो तुम्हें अंधर में छोड़कर भाग गया था, पर मैं कभी किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस बार मेरे प्यार को ठुकराना मत नूतन। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे अपनाओगे शंकर? सब कुछ जानते हुए अपनाना ही तो प्रेम है। तुम तो मेरे लिए आज भी वैसी ही पवित्र हो। चलो उठो नूतन, अब तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाओ। इतनी रात में किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो एक नया पखेड़ा उठ खड़ा होगा। पर नूतन उठी नहीं, वैसे ही बैठी कुछ बोल सोचती रही। क्या सोच रही हो नूतन? यही कि तुम यहाँ इतनी रात में अचानक मुझे बचाने कैसे आ गया? मैं कुछ समझ नहीं पाई। शंकर कुछ क्षण निशब्द खड़ा रहा, फिर बोला, उस दिन गीतेश दीदी ने क्लिनिक में मुझसे कहा था कि शंकर, नूतन की मनोदशा अच्छी नहीं रहती है। वह अपने जीवन से बेहद नाराज हो चुकी है। हो सकता है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उस पर हमेशा निगरानी रखने की जरूरत है। तब से ही नूतन, मैं रात रात भर जाकर तुम्हारे घर पर निगाह रखता था। शंकर की बात सुनकर नूतन को न जाने कैसी अनुभूति हुई। उसका दिल धक से रह गया। वह न जाने किस भाव से अंदर तक भीग गई। कोई किसी को इतना प्रेम भी कर सकता है? इतना निस्वार्थ प्रेम? सोचकर ही उसकी आंखें छलछला आई। अब उसे समझ में आया कि उसके घर के सामने वाला मकान शंकर ने 5 दिन पहले क्यों खरीदा है और आजकल वह क्यों वहाँ रह रहा है, उस पर निगरानी रखने के लिए। अचानक उसे न जाने क्या हुआ, वह भावविवश में शंकर के सीने से लगकर सिसक उठी। शंकर ने भी उसे कुछ देर रो लेने दिया। जब दिल का गुब्बारा आंसुओं के रास्ते बह गया और नूतन का मन बहुत कुछ हल्का हो गया था, शंकर ने उसके बालों को सहलाते हुए फिर कहा, नूतन
उठो, अब घर चलो, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। इस बार नूतन उठ बैठी। अब उसका मन बेहद शांत था। फिर दोनों चुपचाप चलते रहे जब तक कि नूतन का घर नहीं आ गया। भगवान का शुक्र था कि उन्हें इस तरह आधी रात में साथ साथ आते किसी ने नहीं देखा। अगर कोई देख लेता तो बिना मतलब ही हंगामा उठ खड़ा होता। नूतन जब घर पहुंची तब तक भी कोई नहीं जागा था। दरवाजा यूं ही उड़का पड़ा था। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। सब लोग अभी तक गहरी नींद में बेसुध पड़े थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह क्या गजब करने गई थी। अगर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाती तो कल उसके परिवार पर क्या बीतती। शंकर ने आज उसे एक बहुत बड़े गुनाह और उसके परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। माँ और अपनी बहनों के मासूम चेहरे देखकर उसकी जोरों से रुलाई फूट पड़ी, जिसे अपनी बड़ी मुश्किल से रोका और माँ के बगल में आकर लेट गई। उसने कसकर माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे चिपट कर लेट गई। उस रात वो शंकर के बारे में ही सोचती रही। आज उसने एक नए शंकर को पहचाना था। उस दिन के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि नूतन अपना ख्याल रखने लगी। अब वह डॉक्टर गीतेश की लिखी दवाइयाँ समय से ले लेती, समय से खाना खा लेती। शंकर रोज नियम से फल व दूध लेकर आता। बहुत देर तक बैठक में बैठा बैठा प्रकाश नारायण सर से बातें करता रहता। वह मौका देखकर अपने मन की बात उनसे कहना चाहता था, पर संकोचवश कह नहीं पाता था। वह नहीं चाहता था कि नूतन का मन फिर विचलित हो और वह दोबारा कोई गलत कदम उठा ले। उस दिन की बात किसी को भी पता नहीं चल पाई थी। वह अब अक्सर अंदर के कमरे में आंटी जी के पास चला जाता। वही नूतन बैठी होती। अब नूतन उसे देखकर उठकर अंदर के कमरे में नहीं भागती थी। वह उससे भी बातें करता रहता। अब नूतन के मन में उसके प्रति बहुत आदर था। शंकर का संबल मिलते ही नूतन ने सोच लिया था कि वह अब कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेगी। जिंदगी का डटकर मुकाबला करेगी। विष्णु ने उसे धोखा दिया है तो वह भी उसे दिखा देगी कि वह उसके बिना भी चैन की जिंदगी जी सकती है। एक न एक दिन वह विष्णु से अपना इस अपमान का बदला भी अवश्य लेगी। एक दिन शंकर सुबह सुबह प्रभु दयाल सर को साथ लेकर नूतन के घर आ पहुंचा। उन्हें अपने घर आया देख प्रकाश नारायण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने उनका स्वागत किया। दोनों बैठकर बात करने लगे। कुछ देर बाद शंकर अंदर के कमरे में चला गया। एकांत देखकर प्रभु दयाल सर ने कहा, प्रकाश नारायण जी, आज मैं आपसे एक खास बात करने के लिए आया हूँ। जी कहिए, प्रकाश नारायण सर ने चौंकते हुए कहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु दयाल इतनी सुबह सुबह शंकर को साथ लेकर उनसे कौन सी खास बात करने आए हैं। अब तो उनके पास कोई भी लड़का ट्यूशन पढ़ने नहीं आता। खुद उनका भी मन अब किसी को ट्यूशन पढ़ाने का नहीं करता था। प्रभु दयाल जी को क्षण को खामोश रहे। फिर उन्होंने बड़ी आत्महत्या से कहा, देखिए प्रकाश जी, मेरी आपसे जातीय दुश्मनी कभी नहीं रही, बस केवल विचारों का मतभेद रहा। नूतन मेरी भी बेटी की तरह है। शहर के लोग जिस तरह से उसके बारे में अनगल बकते रहते हैं, उससे मैं बहुत व्यथित हूँ। अब मैं क्या करूँ भाई साहब, मेरी तो मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल गई। मैं तो बस इस शहर में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा हूँ। इस विष्णु ने मेरे साथ बहुत विश्वासघात किया है। इसने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो सोचता हूँ कि ये नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाऊं। कम से कम वहाँ रोज लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। पर वहाँ करेगी क्या? जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती
खेतीबाड़ी ही करूँगा। अब इस उम्र में आपको नहीं नौकरी कहाँ मिलेगी। खेतीबाड़ी करना भी अब शायद आपके लिए संभव नहीं होगा। ये तो बड़े मेहनत का काम है। आपके रिटायरमेंट को भी 5-6 साल है। पूरी नौकरी हो जाने पर कम से कम आपको पेंशन तो अच्छी मिला करेगी। आपकी 3 लड़कियां हैं, अभी आपको उनकी शादी भी तो करनी है। ऐसे मुंह छिपाकर भाग जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? गांव में भी लोग 100 तरह की बातें करेंगे, फिर मैं क्या करूं? इस तरह तो आपकी और भी बदनामी होगी। लोग समझेंगे कि उनकी सारी सुनी बातें सही थी। इसीलिए तो प्रकाश नारायण सर मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। समस्या का डटकर मुकाबला कीजिए, देखिएगा एक दिन आपका सारा मान सम्मान खुद समेत वापस लौट आएगा। मगर कैसे? मेरे तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। लोगों के ताने सुनते ही मैं तो तंग आ गया हूँ। अगर घर गृहस्थी और 3 बेटियों की जिम्मेदारी मेरे सिर पर न होती तो मैं कभी का आत्महत्या कर बैठा। पर अब इतनी जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है भाई साहब। उनसे अपनत्व पाकर प्रकाश नारायण सर ने अपनी मन की बात कह डाली और फिर वह फफ फफ कर रोने लगे। उन्हें आज इस बात का एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था कि जिन लोगों को वह जिंदगी पर अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते रहे, वही लोग बुरे समय में उनके परम हितैषी निकले। उनके मन में छिपा गुबार आज लावे की तरफ फूटकर बाहर आ निकला था। प्रभु दयाल जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा सोचे भी मत प्रकाश जी, इस समय बहुत हिम्मत से काम लीजिए। हम सब लोग तो आपके साथ हैं ना। सबसे पहले आप नूतन बेटी की शादी कीजिए, अब और देर करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर प्रकाश नारायण सर चकित रह गया। रुद्धे गले से बोल, उसकी शादी को लेकर ही तो समस्या है भाई साहब। अब उस अभागी से कौन शादी करेगा? क्यों, हमारी बेटी में ऐसा कौन सा दोष है जो उसके लिए वर की कमी है? हमारा शंकर तो नूतन को बहुत चाहता है। अगर आप तैयार हो तो कल ही शादी हो जाए। सुनकर प्रकाश नारायण सर हतप्रभ रह गए। लेकिन अब शंकर क्यों नूतन से शादी करेगा? पहले की बात और थी, अब तो वो रोशनपुर का चेयरमैन है, उसे तो एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। हमारी नूतन बेटी भी तो उन्हीं अच्छी लड़कियों में से एक है। लेकिन लाला प्रेम बिहारी जी मान जाएंगे? शंकर तो उनका एक लौता बेटा है, उनसे भी बात कर ली जाएगी। पहले आप तो राजी हो? बहू और नूतन से भी पूछ लीजिए। मेरे इनकार करने का तो सवाल ही नहीं है भाई साहब। एक शंकर ही तो है जिसने इस मुसीबत में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो अब जाकर उसे ठीक से पहचान पाया हूँ। आप शंकर से भी पूछ लीजिए, मैं उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। शंकर अंदर बेटा तारा देवी से बातें कर रहा था। बैठक से उसकी पुकार हुई तो उसका दिल धक धक करने लगा। पता नहीं आज उसके भाग्य का क्या निर्णय हुआ होगा। उसने एक बार नूतन की तरफ देखा, फिर उठकर बैठक में चला गया। प्रभु दयाल सर ने कहा, बैठो शंकर बेटा, प्रकाश जी से मेरी बात हुई, वह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शंकर वही पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। बोला, कहिए सर। प्रकाश नारायण सर को कहने में कुछ असुविधा हो रही थी। वह कुछ क्षण खामोश बने रहे, फिर हिम्मत करके बोले, शंकर, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। लोग यूं ही नहीं कहते, नूतन सचमुच ही माँ बनने वाली है, विष्णु के बच्चे की माँ। क्या अब भी तुम उसे अपनाओगे? शंकर पूरी दृढ़ता से बोला, लेकिन इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है सर। फिर उसे क्यों इसकी सजा मिलनी चाहिए? जो अपराधी अपराध करके भाग गया है, भगवान एक दिन उसे जरूर दंड देगा। एक बात और बेटा, कहिए। मैंने डॉक्टर कीर्ति से शहर की लेडी डॉक्टर के नाम पत्र लिखवा दिया है। 1-2 दिन में हम लोग शहर जाकर उसका अबॉर्शन करवा देंगे। शंकर बोला, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। इससे उसका कोमल मन कितना आहत होगा। उसे जीवन भर इस बात का अपराध बोध बना रहेगा
कि उसने अपने पहले ही बच्चे की हत्या कर दी थी। इस बच्चे में उसका भी तो अंश है। मैं उसके अंश को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसे इसी हालत में अपनाना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे जीवन में कभी भी किसी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा। 2 दिन बाद इतवार है। उसी दिन अगर हमारी शादी हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जल्दी हो सके उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वापस लौट आए। लेकिन शादी की सारी व्यवस्था करने में तो कुछ समय लगेगा। शंकर, इतने जल्दी हम कैसे सारा इंतजाम कर पाएंगे? फिर अभी तो हमें बेटा लाला प्रेम बिहारी जी से भी बात करनी होगी। वह आप लोग कर लीजिएगा, पर आप अन्य बातों को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो। सारा इंतजाम मैं खुद करूँगा। आप देखिएगा कि शादी खूब धूमधाम से होगी। प्रभु दयाल जी की शंकर की ही बातों का समर्थन किया। फिर भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? आपने तो मेरी सारी परेशानी ही कर दी। आप नहीं समझ सकते प्रभु दयाल जी के आज मेरे सिर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। प्रकाश नारायण सर जी ने संतुष्ट होकर कहा, तब ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी मुझे प्रेम बिहारी के पास भी जाना है। प्रभु दयाल जी ने उठते हुए कहा। प्रकाश नारायण सर ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ दिए। न जाने क्यों उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी इच्छा हो रही थी कि वह प्रभु दयाल जी पैरों में गिर पड़े। इसके बाद प्रभु दयाल जी ने शंकर के घर जाकर प्रेम बिहारी को भी समझाया। प्रेम बिहारी बहुत ही विनती भाव से बोला, बाबूजी, जिस दिन ये लड़का आपका अपमान करके भाग गया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मेरा लड़का एकदम आवारा हो गया है। अभी मेरे किसी काम का नहीं है। पर देखिए ना, जब से इसे आपका आशीर्वाद मिला है, क्या से क्या हो गया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजनों का अपमान करने वाला मेरा ये लड़का एक दिन शोषणपुर का चेयरमैन बनेगा। आज लोग जब इसके नाम से मुझे जानते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। ये सब बात गुरुजनों का आशीर्वाद तो ही तो है बाबूजी। तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है प्रेम बिहारी? बाबूजी, जिस लड़की को आपने पसंद किया है वह तो मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी बहू है। फिर शंकर को भी तो नूतन बिटिया पसंद है। वह मेरी बेटी कामिनी के साथ ही तो पढ़ती थी, अक्सर मेरे घर भी आया जाया करती थी। वाह, बहुत ही सुंदर बिटिया है। तो मैं आज शाम को प्रकाश जी को तुम्हारे यहाँ शगुन लेकर भेज दूं। इसी इतवार को शादी भी हो जाएगी। इस समय प्रकाश नारायण सर की हालत तो तुम समझ ही रहे हो, बेचारे बहुत परेशान हैं। हाँ, भेज दीजिए। वाह, शुभ काम में देरी कैसी। पर बाबूजी, बहू ने गहने कपड़े भी तो लेने होंगे, परिचित रिश्तेदारों को भी सूचित करना होगा। शादी विवाह के तो हजारे काम होते हैं बाबूजी, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? अरे प्रेम बिहारी, तुम चिंता मत करो, काम करने वालों भी तो कितने ही लोग हैं। ये शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तब ठीक है बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे, प्रेम बिहारी ने कहा और निश्चित हो गया। प्रभु दयाल तो उसके लिए ईश्वर से भी बढ़कर थे। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।